नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी है और कहानी का नाम है स्वाभिमान। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे दामाद जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर यूं हाथ उठाने की? रमेश जी ने दहाड़ कर कहा तो अनिकेत का हाथ हवा में ही ठहर गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने ससुर जी को देखकर ठिठक गया। उसने तुरंत अपने ससुर जी से कहा, आप पति पत्नी के बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? आप इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाइए। मेरी और श्रद्धा की बात हो रही है। उसके बाद जो उसके ससुर जी ने किया तब तो अनिकेत के होश ही उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुर जी ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। श्रद्धा और अनिकेत की शादी को केवल 2 महीने हुए थे और इन 2 महीने में श्रद्धा ने अनिकेत के अनगिनत रूप देख लिए थे। उसे भरोसा ही नहीं होता था कि यह वही अनिकेत है जिससे वह शादी से पहले मिली थी। अनिकेत की इन बातों में उसके पिता भी उसका साथ दिया करते थे। श्रद्धा की सास रजनी जी भी उसकी ही तरह परेशान थी और वह श्रद्धा को समझाया करती थी कि बेटी, पतियों की भी तो आदत ही ऐसी होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे प्यार से अनिकेत बदल सकता है। मेरी सास ने तो मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए मैं अपने पति को कभी बदल ही नहीं पाई और मैं खुद ही झुकना सीख गई। लेकिन मैं अपनी सास की तरह नहीं हूँ बेटी। मैं मानती हूँ कि अनिकेत गलत है, लेकिन उसे तुम्हारा प्यार बदल सकता है। बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। श्रद्धा उनकी इस बात को सोचकर संतुष्ट हो जाया करती थी कि कम से कम उसकी सास तो उसका साथ देती है। अनिकेत की आदत अपने पिताजी की तरह ही थी। वो भी अपनी पत्नी के खान-पान और काम करने के तरीकों में इस तरह की कमी निकालता था, जैसे उसके पिताजी उसके माँ के कामों में निकालते थे। एक बार अनिकेत ने खाने का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसने सब्जी दूर सरका दी, ये कहते हुए कि इसमें तो नमक नहीं, जहर भरा है, जहर। कैसी सब्जी बनाई है? आज क्या पूरा नमक का डब्बा उलट दिया है? अभी जाकर दूसरी सब्जी बनाओ। इस बात पर अनिकेत की माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर कभी गलती से खाने में नमक तेज हो गया है तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? तुम साथ में अचार भी ले सकते हो, दही भी तो है रखा हुआ। किसी की गलती पर माफ करके आगे निकल जाना ही बड़प्पन की निशानी होती है। हो जाता है कभी कभी ऐसा। अनिकेत की माँ की बात सुनकर उसके पिताजी भड़क गए। तुम खुद तो ठीक से कुछ कर नहीं सकती हो, ऊपर से बहू को भी बिगाड़ रही हो। औरत का काम घर संभालना होता है, घर बिगाड़ना नहीं। एक औरत होकर इतनी जुबान चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बहू के सामने पति से इस तरह के शब्द सुनकर सास रजनी जी बड़ी शर्मिंदा हो गई। उन्हें बहू के सामने इस तरह कहा जाना बहुत अपमानजनक लगा था। श्रद्धा भी गुस्से में अपने ससुर जी को देख रही थी। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय अपनी पत्नी पर बरस पड़े थे। अनिकेत और उसके पिताजी को गरम गरम रोटियां खाने की आदत थी। एक बार अनिकेत को घर आने में काफी देर हो गई थी। तब श्रद्धा ने खाने के समय ही उसकी भी रोटियां बनाकर रख दी थी। अनिकेत रात 12:30 बजे घर आया और श्रद्धा ने टेबल पर खाना लगाया तो वह आंखें तरेरते हुए बोला, गरम रोटी नहीं है क्या? ये कब की रोटियां बनी हुई है जो मुझे खिला रही हो? आपको आने में आज बहुत देर हो रही थी तो मैंने आपके लिए रोटियां बनाकर रख दी थी जी। इस पर अनिकेत खड़ा हो गया और श्रद्धा के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए बोला, अगर मुझे देर हो रही थी तो तुमने रोटियां बनाकर रख दी? ये नहीं सोचा कि मुझे देर क्यों हो रही थी? अरे मैं घर के लिए ही कमाता हूँ और इस रोटी को कमाने के लिए ही देर हो रही थी। ये जो तुम महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर खड़ी हो ना, इनके लिए पैसा इकट्ठा करने में देर हो रही थी। और तुम दिन भर घर में आराम करती हो, तुमसे 2 गरम रोटियां नहीं बनाई जाती? अच्छी पत्नी क्या तुम खाक बनोगी? श्रद्धा अपने गाल को सहलाते हुए सन्न रह गई। कुछ पल को तो उसे समझ में नहीं आया कि अनिकेत कौन से जमाने की बात कर रहा है। उसने तो अपने घर में ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अगर पिताजी कभी कहकर जाते थे कि आज मुझे देर हो जाएगी, तो श्रद्धा की माँ उनका खाना बनाकर भी रख देती थी। बाद में जरूरत होती तो गर्म कर देती थी। लेकिन उसके पिताजी ने तो कभी घर में ऐसा हंगामा नहीं किया। अभी तो शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे जब अनिकेत ने घर में श्रद्धा को अपना ऐसा रूप दिखा दिया था। धीरे धीरे श्रद्धा को पता चल गया कि अनिकेत के नहाकर आने से पहले ही उसके कपड़े, जूते, ब्रश सब कुछ रखा होना चाहिए और जूते पॉलिश करके सामने रखे होने चाहिए।
तैयार होने के बाद नाश्ता टेबल पर रखा होना चाहिए, जो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। इतनी सारी बातें सीखने के बाद भी श्रद्धा से कोई न कोई गलती हो ही जाती थी, जिसे अनिकेत पकड़कर उसके पीछे पड़ जाता था। श्रद्धा मन में सोचती कि वह अच्छी पत्नी बनने के लिए क्या क्या तो नहीं कर रही है, लेकिन आखिर क्यों अनिकेत को कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही है? वो क्यों नहीं देखता उसके प्रयास? आखिर क्यों अनिकेत को उसकी कोई भी बात अच्छी ही नहीं लगती है? एक दिन तो जब श्रद्धा किचन में आलू के पराठे बना रही थी और अनिकेत तभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने चाय का कप उठाकर जैसे मुंह से लगाया तो एक सिप लेते ही उसने चाय का प्याला जमीन पर फेंक दिया। छन्न से जब कप जमीन पर गिरा तो श्रद्धा आवाज सुनते ही वहां दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ? ये कप कैसे गिर गया? अनिकेत गुस्से में लाल पीला होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम घर से चाय बनाना भी सीख कर नहीं आई अपने? ऐसी पानी जैसी चाय अस्पताल में मिलती है? अरे इससे अच्छी तो चाय स्टेशन पर मिल जाती है। तभी वहां रजनी जी आई और अनिकेत पर नाराज होने लगी। अरे चाय अगर अच्छी नहीं लगी तो बुला कर कह देते, वो दूसरी बना देती। गुस्से में कप को जमीन पर फेंकने की क्या जरूरत थी? किचन में एक औरत 4 काम एक साथ करती है, उसमें से एक आध बिगड़ भी सकता है, लेकिन इसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? तभी अनिकेत के पिताजी भी वहां आ गए। वे रजनी जी को ही डांटने लगे। जब लड़की पराया घर से आती है तो बहुत कुछ सीख कर आती है, लेकिन ये तो तुम्हारी तरह ही नाकारा बनकर आई है। इसको पता नहीं है कि इसके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर उसके हिसाब से काम कर लेगी तो ये नौकरानी तो नहीं बन जाएगी। तुम औरतें पतियों के सिर पर चढ़ने की कोशिश करती हो, लेकिन हमारे खानदान में ये परंपरा नहीं है। इसीलिए खबरदार, जो इस घर में तुम दोनों में से किसी की भी ऊंची आवाज सुनाई दी। अनिकेत के पिताजी ने जितनी सख्ती से यह बात कही थी, वह सुनकर तो श्रद्धा अंदर तक कपकपा गई थी। उसके ससुर जी अपनी पत्नी को डांटकर हमेशा श्रद्धा को यह समझाना चाहते थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर तुम अपने आप को हमारे हिसाब से नहीं ढाली तो। श्रद्धा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। दिन भर तो ससुर जी उसके किए कामों में कमी निकालते थे और शाम को उसका पति अनिकेत घर आता था और बात बात पर उसकी क्लास लेता था। अनिकेत का स्वभाव इतना गुस्सैल होगा, ये तो श्रद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि शादी से पहले तो उससे वह फोन पर बड़ी मीठी मीठी बातें ही किया करता था। अब तो वह बात बात पर श्रद्धा को ताने मारता था और मीठी बातें तो भूल ही चुका था। कहता, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम मुझे एक वक्त की रोटी तक ढंग से नहीं खिला सकते। महारानी बनकर घर में बैठी रहती हो, जरा बाहर जाकर काम करके देखो कितनी मेहनत लगती है। बेचारी श्रद्धा रात को सोने से पहले अनिकेत के पैर तक दबाया करती थी। उसके पैरों के पास बैठी श्रद्धा नींद में झूलती रहती थी और अनिकेत उसे यही कहता रहता था कि पूरे दिन खाकर तो आराम करती हो, तुम्हारे हाथों में जान है ही नहीं, जरा जोर से दबाओ, मेरे पैर में बहुत दर्द है। श्रद्धा देखती थी कि उसके पिताजी अनिकेत से यही कहते हैं कि औरतों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, वरना ये घर की मालकिन बनकर बैठ जाती हैं और औरतों के स्क्रू टाइट ही रखने चाहिए, जिससे ये सही से काम करती हैं। औरत को हर समय पर अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और समय आए तो पैर की जूती भी बना लेना चाहिए, क्योंकि औरत इसी के लिए बनी है। अब अनिकेत की सोच भी ऐसी बन चुकी थी। वह श्रद्धा के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता था जैसा कि अनिकेत के पिताजी उसकी माँ रजनी के साथ करते थे। श्रद्धा के मायके में उसकी बहन की शादी थी, इसके लिए श्रद्धा को कुछ शॉपिंग करनी थी। जब उसने अनिकेत से कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है तो अनिकेत ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, वरना सारे पैसे उड़ा कर आओगी, हम सब साथ में चलेंगे, उससे बाकी सबकी तैयारियां भी हो जाएंगी। श्रद्धा अनिकेत के स्वभाव से बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन अभी तो नई नई शादी ही हुई, इस कारण अपने घर पर भी वह कुछ नहीं कह पाती थी। इसके बाद श्रद्धा अपने पति और सास ससुर के साथ ही शॉपिंग करने गई। श्रद्धा को एक ड्रेस पसंद आ गई थी, बहन की शादी में पहनना चाहती थी, लेकिन साथ बैठे ससुर ने कह दिया कि ऐसी ड्रेसेस हमारे घर में नहीं पहनी जाती है। श्रद्धा, तुम कोई 18 साल की लड़की नहीं हो। अनिकेत ने उसकी तरफ आंखें तरारते हुए कहा, आप तुम एक घर की बहू हो, तुम्हें खुद ही ख्याल रखना चाहिए कि क्या पहनना जाए और क्या नहीं। श्रद्धा को सेल्समैन के सामने ही कहा जा रहा था ये सब, जिस पर रजनी जी ने बीच में कहा कि क्या खराबी है इस ड्रेस में, लहंगे जैसी ही तो है और इसका तो नेक भी डीप नहीं है, जमाने के साथ ही चलना चाहिए। मुझे तो यह ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और यह श्रद्धा पर अच्छी भी लगेगी बहुत।
ससुर जी ने वहीं सेल्समैन के सामने अपनी पत्नी रजनी से कहा, तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि तुम्हें कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं? अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी बहू ने ऐसी ड्रेस पसंद कर ली है जो हमारे घर में पहनने लायक नहीं है और कितनी महंगी भी है। फिर उसके ससुर जी ने सेल्समैन से एक साड़ी निकालने को कहा जो कि सामने ही शोकेस में रखी हुई थी। तुम्हें यह साड़ी पहननी चाहिए, इसे पहनकर तुम हमारे घर की बहू लगोगी। श्रद्धा को वह साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन ससुर जी के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। अनिकेत ने भी कह दिया, हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी है, तुम शादी में इसको ही पहनोगी। सेल्समैन भी श्रद्धा का उतरा हुआ चेहरा देख रहा था। सबके सामने ही बाप बेटों ने इस तरह की हरकत की थी, लेकिन अब श्रद्धा के पास कोई चारा नहीं बचा था। उस शॉप से बाहर निकलते ही ससुर जी अपनी पत्नी और बहू पर बरस पड़े थे। तुम दोनों ज्यादा उड़ने की कोशिश मत किया करो। इतना ही बहुत है कि तुमको शॉपिंग करवाने के लिए इस शॉप पर लेकर आए। नहीं तो हमारे ज़माने में तो साड़ी वाला कुछ साड़ियाँ लेकर घर आ जाता था और उसमें से औरतें साड़ी पसंद करती थी। श्रद्धा अपनी सास की तरफ देख रही थी, जो कि उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर श्रद्धा को उन पर तरस भी आ रहा था और रजनी जी श्रद्धा को देखकर मन में सोच रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, अब वही सब मेरी बहू के साथ भी हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ना तो कभी पति ने मेरी सुनी और ना ही अब बेटा मेरा सुनता है और अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता है। क्या करूं मैं अपनी बहू की सहायता करने के लिए? इन्होंने तो बेटे को बिल्कुल अपने जैसा ही बना लिया है, जो औरतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। उसकी बहन की शादी नजदीक आ गई और अनिकेत से अपने घर जाने के लिए कहने लगी। अनिकेत ने कहा, इतने दिन पहले घर जाकर क्या करोगी? अपने घर जाकर मेरी बुराई करना चाहती हो क्या? श्रद्धा उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह अनिकेत को क्या जवाब दे, क्योंकि सच तो यही था कि वह अपने मायके में अकेले ही जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनिकेत का गुस्सैल स्वभाव किसी को मालूम पड़े। लेकिन अनिकेत के कारण उसकी ये इच्छा भी मन में ही रह गई। जब अनिकेत श्रद्धा के साथ उसके मायके आया तो श्रद्धा बस अनिकेत के आगे पीछे घूमती रही। वो नहीं चाहती थी कि अनिकेत को गुस्सा होने का कोई मौका मिले, जिससे कि घर में अनिकेत की बेइज्जती हो। लेकिन अनिकेत तो जैसे मौका ढूंढ रहा था। जब घर में नाश्ता पानी चल रहा था तो उसके ससुर जी ने उसे खाने के लिए आवाज लगाई। फिर किसी सामान के बारे में पूछने लगे। श्रद्धा नाश्ता लगाते लगाते अपनी भाभी से बोली, भाभी आप प्लीज इनको नाश्ता लगा दीजिए, मैं जरा पापा की बात सुनकर आती हूँ। तब अनिकेत उसे घूर कर देखने लगा। इस पर श्रद्धा की भाभी बोली, अरे जीजा जी नाराज मत होइए, नाश्ता मैं लगा देती हूँ। हम जानते हैं कि आप दीदी से एक पल भी दूर नहीं रह सकते, लेकिन ससुराल में भाभी की आवभगत का भी तो मजा लेना चाहिए। श्रद्धा की भाभी नेहा अनिकेत से ठिठोली कर रही थी, लेकिन अनिकेत को यह पसंद नहीं आया और उसने खड़े होकर कहा कि भाभी आप ज्यादा मुझसे चिपकने की कोशिश ना करिए, उसके लिए मेरी बीवी ही काफी है। नेहा को अनिकेत का ऐसा कहना बहुत अपमानजनक लगा, क्योंकि वो तो केवल मजाक कर रही थी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? अनिकेत गुस्से में बिना नाश्ता किए उठकर चला गया। नेहा ने मौका मिलते ही श्रद्धा को ये बात बताई और कहा, दीदी मैं तो बस जीजाजी से मजाक कर रही थी, लेकिन जीजाजी तो नाराज होकर ही चले गए। उन्होंने मुझे ऐसे शब्द कह दिए जिनका मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं उनसे तो मजाक कर रही थी, ऐसे चिपकने वाली बात कैसे कह दी उन्होंने? इस तरह से नंदोई जी के साथ तो मजाक में अक्सर ही बातें किया जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? भाभी इनको पसंद नहीं है, लेकिन अब आप ये बात किसी को मत बताना, वरना बेकार में इनकी इमेज खराब हो जाएगी। नेहा ने श्रद्धा की बात मान तो ली, लेकिन अब उसकी नजर में अनिकेत की वो इज्जत नहीं रही थी जो पहले थी। श्रद्धा भी समझ गई थी कि अब अनिकेत मुंह फुलाकर बैठा है, तो उसके लिए प्लेट में नाश्ता लगाकर उसके पास में पहुंच गई। जब तुम्हें पता था कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो तुम वहां से क्यों चली गई थी? अपने पिताजी को कुछ देर रुकने के लिए नहीं कह सकती थी? क्या तुमने मुझे अपने घर में मेरा अपमान कराने के लिए बुलाया है, जो तुम्हारी भाभी मुझे ऐसी बात कह रही थी जैसे मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ? श्रद्धा काफी देर तक अनिकेत को मनाती रही, उससे सॉरी भी कहती रही। अनिकेत ने श्रद्धा से साफ कह दिया, अपनी बहन की विदाई होते ही तुम भी घर चलने के लिए तैयार है ना? मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता ज्यादा। अब अनिकेत ससुराल में इसी तरह की हरकत कर रहा था। कभी कहने लगता कि कमरे का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, घर के दामाद को कैसा कमरा दिया है। कभी कहता, यहाँ पर कोई दामाद को पूछने के लिए नहीं आ रहा है, चाय चाहिए या कॉफी चाहिए या कुछ ठंडा चाहिए, बस मुझे तो एक कोना पकड़ा दिया है, वहीं बैठे रहो।
दामाद के इस तरह घर बुलाकर बेइज्जती कौन करता है? वह बात बात पर श्रद्धा को आवाज देता और श्रद्धा शादी के घर में भी अपनी माँ की कोई मदद न कर पा रही थी। श्रद्धा की माँ हैरान और परेशान थी कि अनिकेत को नहाने के बाद कपड़े भी श्रद्धा निकाल कर देती है और उसकी प्लेट में खाना लगाने से पहले वो सब कुछ चख कर देखती है। अब इस तरह से पूरा परिवार अनिकेत का गुस्सैल और रूखा स्वभाव अपनी आंखों से ही देख रहा था। लेकिन घर में शादी होने के कारण कोई कुछ बोल नहीं रहा था। श्रद्धा के भाई ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे सच सच बता, जीजाजी घर पर तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैंने अभी तक एक बार भी इन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जरा उनके ऊपर अभी काम का प्रेशर है ना, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा रहे हैं। मेरा तो ये बहुत ख्याल रखते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। श्रद्धा का भाई मन ही मन समझ रहा था कि उसकी बहन अपनी नई नई शादी होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है। अब शादी का दिन भी आ गया तो श्रद्धा ने वही साड़ी पहनने के लिए निकाली तो उसकी माँ बोली, अरे श्रद्धा, ये कौन सी साड़ी है? हमने तुम्हें कितनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी, उनमें से कुछ क्यों नहीं लेकर आई? आखिर तुम दुल्हन की बड़ी बहन हो, सब तुम्हें देखेंगे। तुम्हें भी तो समझ होनी चाहिए थी ना कि क्या पहनना है। ये क्या उठा कर ले आई हो? अनिकेत वहीं पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव श्रद्धा को दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर उसने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, नहीं नहीं मम्मी, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी पसंद से दिलवाई है, इसीलिए मैं शादी में यही पहनने वाली हूँ। उसकी माँ कुछ न कुछ तो समझ ही गई थी। बोली, ठीक है बेटी, लेकिन मुझे ये कुछ खास नहीं लग रही है। इस बार अनिकेत उठ खड़ा हुआ। आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं माता जी, और आपको तो क्या, इस घर में किसी को भी बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आपके घर की बहू घर के दामाद से चिपकने की बात करने की कोशिश करती है और आप उस दामाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ कोई मुझे यह पूछने नहीं आया कि दामाद जी आपने खाना खाया कि नहीं। इस कमरे का एसी देखिए, रो रो कर चल रहा है, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी कोई इसे देखने नहीं आया। आपने इस साड़ी के लिए हमें नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। आपको पता भी है कि यह साड़ी कितनी की है? अरे आपको कैसे पता होगा, क्योंकि यह साड़ी आपकी औकात के बाहर है। अनिकेत अपनी सास का अपमान पर अपमान किए जा रहा था और उसकी सास हैरान नजरों से उसे देख रही थी कि कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। श्रद्धा ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि आप मम्मी से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे घर का मामला है। मम्मी ने मुझे बस कोई और साड़ी पहनने के लिए तो कहा था। शादी के घर में थोड़ा बहुत इंतजाम तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिर आप तो घर के माने जाते हैं ना, अब इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? आप शांत हो जाओ। और मम्मी, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। अनिकेत ने श्रद्धा की बात सुनकर ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे श्रद्धा की माँ ने नोटिस कर लिया। अनिकेत को जैसे ही इस बात का भान हुआ कि वह अपने ससुराल में, तो उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाया हुआ हाथ धीरे से नीचे कर लिया। फिर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ आने से पहले कि मैं तुम्हारे घर में अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इसीलिए सब लोगों से कहना कि संभल कर रहे। मैं 2 दिन से हर तरह से अपमान ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ अभी के अभी अपने घर चलो, और जिंदगी में यहाँ आने का नाम लिया तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अनिकेत के ऐसे शब्द सुनकर डरी हुई भयभीत श्रद्धा जैसे अपनी जगह पर खड़ी खड़ी जड़ हो गई थी। तभी आवाज पीछे से आई, ये क्या कर रहे थे दामाद जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी पर हाथ उठाए? अनिकेत एक पल के लिए तो ससुर जी को अपने पीछे खड़ा देखकर सकपका गया। फिर उसने तुरंत ही अपने ससुर से कहा, आप हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाले कौन होते हैं जी? आप इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाइए, यह मेरी और मेरी पत्नी के बीच बात चल रही है। ये कहते हुए अनिकेत ने श्रद्धा का हाथ खींच लिया और बाहर ले जाने लगा। श्रद्धा के पिता ने कहा, आपको जाना है तो जाइए, श्रद्धा यहाँ से अब कहीं नहीं जाएगी, और अब वो आपके घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं तो सोचता था कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा पति मिला है, लेकिन आज तुम्हारी हरकत देखकर मुझे लग रहा है कि जब यहाँ ऐसा हाल है तो तुम अपने घर में मेरी बेटी का क्या हाल करते होंगे। मैं इन 2 दिनों में महसूस कर चुका हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे आगे पीछे बस घूमती रहती है कि कहीं तुम नाराज न हो जाओ। तुमने मेरे घर की इकलौती बहू से भी बदतमीजी कर ली। मैंने सुन लिया था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। सोचा कि शादी का माहौल है, बाद में बात करूंगा। लेकिन तुम इस लायक होने कि तुम्हें 1 मिनट के लिए भी इस घर में रहने दिया जाए। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, और जिंदगी में अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमें। मेरी बेटी ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
श्रद्धा खड़ी खड़ी अपने पापा की बात सुनकर रोए जा रही थी और उसकी माँ उसे शांत करा रही थी। अनिकेत ने गुस्से में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ ही जाएगी। लेकिन अब श्रद्धा भी चुप नहीं रही थी। उसने रोते रोते ही कह दिया, चले जाइए यहाँ से, अब मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरे मायके में तो तुम ठीक से व्यवहार करोगे, लेकिन तुमसे उतना भी सही ढंग से रहना नहीं हो पाया। तुमने मेरे घर पे आकर भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया और मेरे परिवार वालों की भी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, जबकि उन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। और मैंने किसी भी बात की शिकायत अपने माता पिता से कभी नहीं की। लेकिन तुमने अपने व्यवहार से यहाँ सबको अपनी असलियत बता दी है। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? आज हद हो गई है। इतना बर्दाश्त करने के बाद भी आपने मेरे घर में मेरे परिवार वालों का अपमान किया। इसके बाद अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी। श्रद्धा की बात सुनते ही अनिकेत के तो होश उड़ गए। बिना पत्नी के तो घर पर नहीं जा सकता था। श्रद्धा के पिता ने जिस तरह अनिकेत को लताड़ा था, उससे अनिकेत के होश ठिकाने आ गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वह उनसे माफी मांगने लगा। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आज तक श्रद्धा को बस उल्टा सीधा कहता रहा, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। श्रद्धा अगर मुझसे अलग हो गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करूँगा। श्रद्धा के पिताजी और भाई ने गुस्से में कहा, अगर सांप केचुली उतार दे तो क्या वह सांप नहीं रहता? इसी तरह तुम्हारी फितरत में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। तुम्हारे पिताजी से तुम्हें यही सीख मिली है और हम तुम्हारे पिताजी का व्यवहार तुम्हारी माँ के साथ देख चुके हैं कि वह अपनी पत्नी को कैसी इज्जत देते हैं। वही संस्कार तुमने भी पाए हैं। अब सीधे सीधे तुम वापस चले जाओ। अगर तुम यहाँ से रफा दफा नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अपने ससुर जी की ऐसी बातें सुनकर अनिकेत को मजबूरन अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाना पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे अचानक यहाँ आया देखकर किसी आशंका से रो पड़ी और पूछने लगी, बेटा तुम वापस क्यों आ गए? आज तो श्रद्धा की बहन की शादी थी ना। हम दोनों तो कुछ देर में तैयार होकर घर से निकलने वाले थे, लेकिन तुम ही वापस आ गए। इसके बाद अनिकेत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बचा हूँ। मैंने वो गलती की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज तक यह सोच भी नहीं पाया था कि कभी श्रद्धा मुझसे तंग आकर ऐसा फैसला भी कर सकती है। मैं तो हमेशा उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करता आया, जो कि गलत था, और आज उसका ही फल मुझे मिल गया। माँ, माँ, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? फिर अनिकेत ने अपनी माँ को सारी कहानी कह सुनाई। तब उसके पिताजी बोले, इसमें उसकी माँ की गलती है? मैं तो कहता हूँ पूरा परिवार ही गलत है, इसलिए उनकी बेटी ऐसी है। अगर कोई संस्कारी बहू होती तो क्या ऐसा कदम उठाती? पति की बात सुनकर रजनी भी आज भड़क उठी। वह जोर से बोली, बहू के संस्कारों पर तो आपको उंगली उठाना खूब आता है। कभी बेटे के संस्कारों के बारे में भी बात कीजिए। आपने अपने बेटे को औरतों को पैरों की जूती बनाना सिखाया है, गुलाम बनाना सिखाया है और उस पर राज करना सिखाया है। जब आज तक आप अपनी ही पत्नी की इज्जत नहीं कर पाए तो आपका बेटा अपनी पत्नी की इज्जत क्या करेगा? आप लोगों के हिसाब से गृहस्थी आपकी अकेले की है। इसमें औरतें सिर्फ काम करने वाली और बच्चे पैदा करने के लिए ही आती हैं। रजनी जी की यह बात सुनकर उसके पति उसके ऊपर हाथ उठाने चले थे, लेकिन अनिकेत ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, बहुत हो गया। इसमें हमारी गलती है। मैंने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अब आप भी अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। मैं तो श्रद्धा को कैसे भी मनाकर पैर पकड़कर घर ले ही आऊंगा, लेकिन अगर माँ चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक घर औरत से ही होता है। मैंने तो ये स्वीकार कर लिया है, अब आप भी कर लीजिए। इसके बाद अनिकेत कुछ देर अपने कमरे में जाकर खामोश बैठा रहा। कुछ देर के बाद तैयार होकर वह अपनी माँ के साथ श्रद्धा की बहन की शादी में चला आया। अनिकेत को अपनी माँ के साथ वहां आया हुआ देखकर श्रद्धा के पिताजी कुछ बोले नहीं। अनिकेत बार बार श्रद्धा से बात करने का अवसर ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार श्रद्धा वहां से बचकर निकल जाती। शादी पूरी होने के बाद अनिकेत की माँ ने श्रद्धा के परिवार वालों से बात की, उन्हें यकीन दिलाया और समझाया कि अब अनिकेत कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
फिर उन्होंने श्रद्धा की माँ और पिता से वो सब कुछ बताया जो उनके घर पर हुआ था, जिससे अनिकेत के प्रति सबका गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया। श्रद्धा के पिताजी ने अनिकेत को हिदायत की कि मैं बार बार तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे घर का हालचाल लेता हूँ। मुझे जब भी थोड़ा भी कभी शक हुआ कि तुम श्रद्धा के साथ में ठीक से नहीं रहते हो, तो मैं श्रद्धा को इस बार जब वापस लाऊंगा तो उसे वापस कभी भेजूंगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना। ये कहते हुए उन्होंने अनिकेत के साथ श्रद्धा को उसके साथ वापस घर भेज दिया। लेकिन श्रद्धा के अंदर अभी भी इतने महीनों का गुस्सा भरा हुआ था। श्रद्धा अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। अनिकेत ने उससे कहा, श्रद्धा, एक बार मेरी तरफ देखो तो। श्रद्धा ने नजरें घुमाई तो क्या देखा कि अनिकेत तो उसके पैरों में बैठा हुआ है। कह रहा था, श्रद्धा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि पति पत्नी का रिश्ता प्यार और सम्मान पर टिका होता है, जबकि मैं तुम्हें वह सम्मान और प्यार नहीं दे पा रहा था। अगर मैंने तुम्हें प्यार और सम्मान दिया होता तो मेरे साथ आज तुम अपने मायके से यहाँ आने के लिए मना न करती। अनिकेत को रोते हुए देखकर श्रद्धा का दिल भर आया। उसने कहा, अनिकेत, मुझे शादी से पहले वाला अनिकेत चाहिए जिससे मैं मिली थी। कहते हुए श्रद्धा की आंखों में भी आंसू उमड़ आए थे। श्रद्धा की ये बात सुनकर अनिकेत ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने बाहों में भरकर कहा, श्रद्धा, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें अपना पहले वाला अनिकेत ही दिखाई देगा। श्रद्धा भी ये सुनकर भावुक हो गई और अनिकेत के गले से लग गई। तभी कमरे में रजनी जी की भी आवाज आई, अब तुम दोनों रोते ही रहोगे या हमारे साथ बाहर भी चलोगे? तभी ससुर जी ने अंदर आते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, लेकिन होगा सब कुछ श्रद्धा की पसंद का और तुम्हारी माँ की पसंद का। ये दोनों जैसा कहेंगी वैसे ही ऑर्डर किया जाएगा। अपने ससुर जी की बात सुनकर श्रद्धा की आंखों में और सास की आंखों में भी आंसू भर आए थे। ससुर जी ने श्रद्धा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हें एक नया ससुराल देखने को मिलेगा। कमी तुम में नहीं थी, कमी तो हम दोनों बाप बेटे में थी। हमें माफ कर दो और अपना बड़प्पन दिखा दो। ससुर की बात सुनकर श्रद्धा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसी खुशी जिसमें वो अपनी आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसका घर बिखरने से बच गया था। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? एक लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।